ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े हैं वो आप लोगों का गोल्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। आज फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो तुम लोगों के उसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करके। तो पहले तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर तुम लोग जान लो करके कि क्या इस टॉपिक में है चीज़ें। इसमें आपको पहली बात तो ये एक प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें आपको कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करने हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो आपका टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, या क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस या जो भी तुम बोलो, तो ऐसे में ये जो टॉपिक आप लोगों के हाथ में आ रहा है करके, इस टॉपिक में आपको कुछ फिजिक्स की चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है करके, बराबर आप लोगों की क्या रहती है, फिजिक्स की चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी वो कौन सा वाला फिजिक्स है, ऑब्वियसली आप लोगों के जो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स वाला सेक्शन, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स का, ये तुम लोग ना तो 10th में पढ़ के आए हो, ना ही अभी 11th में पढ़ते हो, ये 12th का टॉपिक है। तो बेसिकली अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो तुम लोगों को फ़िलहाल के लिए मान कर रखनी है कि वो है तो है। बाद में अगर आप अपने फिजिक्स में जब 12th में जाने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें इन सारी चीज़ों का क्या मिल जाएगा करके, एकदम रीज़न वगैरह सब अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो पहला देखो जो पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, वो पॉइंट देखो, मैं पहले एक बार में सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर बाद में हम सारे पॉइंट्स को क्लब करके आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने छोटे स्टैंडर्ड में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में क्या किया था करके, एक टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बराबर। साथ ही साथ में तुमने एक टॉपिक और पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके, कि आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है। हो सकता है उनके डेरिवेशंस भी किए हों, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता करके कि तुमने डिराइव किया है नहीं किया है, कितना पढ़ा है वगैरह वगैरह, बट यहाँ इतना मेरे को आइडिया है कि आपने ये टॉपिक करके किया है छोटी क्लासेस में। तो जब हम लोग वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ते हैं कि एनर्जी आप लोगों की कंजर्व रहती है, बराबर, तो ऐसे केस में देखो जरा इस चीज़ पे फोकस डालते हैं हम लोग। लेट्स से ये आप लोगों की छत है, ठीक है, ये आप लोगों के घर की एक छत है, इसके टॉप पे तुम खड़े हो और इस टॉप पे खड़े होकर तुम्हारे हाथ में एक, मान लेते हैं सर्टेन अमाउंट, मतलब एक बॉल है जिसका कुछ मास वगैरह होगा करके, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आपके पास क्या है, एक बॉल है। अब इस सिचुएशन में जब आप खड़े हो छत पे, आपके हाथ में बॉल वगैरह है करके, तो तुम एक बात का ख्याल रखना कि आप लोगों के पास ये जो बॉल है और आप जो छत पे खड़े हुए हो, इस सिचुएशन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी वो नहीं बताना है या वो नहीं जानना है, बट चलो वो होगी आपके पास mgh, ठीक है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल आपके काइनेमेटिक्स की बात कर रही हूँ। तो mgh करके आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट इस सिचुएशन में आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब मान लेते हैं तुमने बॉल को उस ग्राउंड पे फेंक दिया, तो लेट्स से ये तुम्हारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपने बॉल को फेंक दिया, तो जब यही बॉल आप लोगों के ग्राउंड में आके इस तरीके से ये पड़ी हुई है करके, ठीक है, तो अब क्योंकि इस बॉल के पास क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मानूँ तो, ठीक है, अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मानूँ तो, सिंस मैं एक फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना ही मुझे उतना अच्छा लगता है फिजिक्स सब्जेक्ट, बिल्कुल, बल्कि अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे में मेरे को फिजिक्स से हेट है, बहुत ही गंदा चीज़ लगती है मुझे फिजिक्स। तो उतना मे बी ये चीज़ सही नहीं जा रही हो, या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या बता रही है करके, बट ये चीज़ें तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच के आपकी क्या हो जाएगी करके, 0 हो जाएगी। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ करके कि इस ग्राउंड में पहुँचने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बिकॉज जब ये बॉडी मतलब बॉल आपके ग्राउंड पे हिट करेगी, अपन ये उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये उस इंस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं करके कि अरे करके मतलब अभी आपकी जो बॉडी है करके गिर गई, गिर के उचक उचक के धीरे धीरे करके मतलब आप लोगों की बॉडी जो है रुक गई, ठीक है। तो ऐसे केस में उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट जब आपकी बॉडी गिरी है, तो जस्ट जब आपकी बॉडी गिरी है तो उस वक्त, ठीक है, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी,
अब मान लेते हैं कि इसके पास लेट्स से काइनेटिक एनर्जी एक्स है। अब यहाँ पे मान लेती हूँ मैं कि जब वो सरफेस को हिट कर रहा है, ठीक है, तो सरफेस को जब वो हिट करता है, जब जस्ट सरफेस को हिट कर रहा है, उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेट्स से कितनी है, एक्स है। तो जब ये आपकी बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है ये इस मोमेंट पर, तो ये जो तुम लोगों के पास ये पर्टिकुलर मोमेंट है, क्या इस दौरान उस बॉडी के पास कुछ नहीं होगा ना, इसके हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पे आपकी बॉडी के पास एक सर्टेन अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और एक सर्टेन अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो लेट्स से मैंने ये पॉइंट चूज़ कर लिया कि ये जो आपका सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोगों के पास, मुझे नहीं पता कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बट मान लेते हैं मेरे पास कह रही हूँ मैं कि मेरे पास के पोटेंशियल एनर्जी है इस सर्टेन पॉइंट पे, लेकिन इस सर्टेन पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी भी कम नहीं होगी, मतलब ज़ीरो नहीं होगी, वो भी कुछ ना कुछ होगी, लेट्स से एल है। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोशन कहाँ हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, तो हम लोगों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आप लोगों को डिक्रीज होते हुए दिख रही है। फाइनली वो जीरो को अप्रोच कर रही है करके, एंड जो काइनेटिक एनर्जी पहले आप लोगों की जीरो थी, वो काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो तुम्हारी टॉप पोजीशन है और जो बॉटम पोजीशन है उसके बीच में ऐसे कई पॉइंट्स है, ऐसी कई पोजीशंस है जहाँ पे आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, बराबर। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ये जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी होगी, इस बॉटम वाले पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी, और लेट्स से इस पॉइंट सी पर जो आप लोगों की टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहती है करके, कंजर्व्ड, यानी कि इक्वल रहेगी। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपके एनर्जी की बात करूँ कि एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व रहती है, सो देयरफॉर जो टोटल एनर्जी आपके पॉइंट ए पर है, जो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर है, जो टोटल एनर्जी आपके पॉइंट सी पर है, वो सब अलग अलग नहीं है, उनका सबकी वैल्यू सेम आएगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको अलग दिख सकती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग दिख सकती है, बट जो टोटल एनर्जी है यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, वो आपका कभी भी अलग नहीं होगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। जस्ट लाइक मम्मी ने 10 रुपये दिए, तुम्हारी मर्जी तुम 5-5 की 2 कैडबरी खा लो, या तुम्हारी मर्जी 10 रुपये का एक चिप्स पैकेट खा लो, ठीक है, चॉकलेट में 0 इन्वेस्ट करो, मतलब एक 5 की चॉकलेट, एक 5 का चिप्स, तुम ऐसे इन्वेस्ट करो, या फिर एक 10 वाली चॉकलेट, 0 रुपीज़ इन चिप्स, या फिर 10 रुपीज़ इन चिप्स, 0 रुपीज़ इन चॉकलेट, बट सच दैट की सम आपका हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो यही टोटल एनर्जी का फंडा होता है। आप किसी भी पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे, टॉप और बॉटम के बीच वाले पॉइंट पे, कहीं पर भी आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो, वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। इसी सेम फंडा का यूज़ हम लोग अभी एक टॉपिक में करने वाले हैं, जब हम ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन करेंगे, इसीलिए मैंने एक बार छोटा सा ये वाला आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब आते हैं हम लोग कि इस टॉपिक को हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे। बट अगेन, डे टू डे लाइफ मतलब आप लोगों का आज की डे टू डे लाइफ यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको जानने से पहले थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों के पास, मैं कह रही हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट में, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक अल्फ़ा पार्टिकल है, तो आप अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जानते क्या हो? इतना तो एटलीस्ट जानते हो कि अल्फ़ा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज़ दी हीलियम 2+ आयन, डबली चार्ज हीलियम आयन, इसी को हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना है, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना है, तो अभी इतनी अक्ल तो हमारे अंदर है कि जो मास होता है करके, ये मास आप लोगों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समेशन के बराबर होता है। बराबर किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समेशन के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि आपका जो हीलियम है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 2। तो यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है, इस अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना होगा, तो तुम क्या उसको 2 बोलोगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो मान कर चलती हूँ फिलहाल कि यहाँ पे मैं लिखूंगी करके इसको 2 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स दी मास ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन। इसको मैं आगे तुम्हें यूज़ करवाऊंगी, तब तुम्हें समझेगा कि अभी क्यों लिख रहे हैं।
वैसे ही अगर किसी ने तुमसे पूछा कि आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है उस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, तो देखो अभी अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम 2+। अभी अगर एक आपके पास एक नॉर्मल हीलियम होता तो आपके पास एक न्यूक्लियस होता, उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते, 2 न्यूट्रॉन होते, और ये जो बाहर तुम लोगों के ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता आपका नॉर्मल हीलियम। तो इस हीलियम में आपके पास नेगेटिव चार्ज भी होता, पॉजिटिव चार्ज भी होता, बट ओवरऑल वो न्यूट्रल होता। लेकिन जब आपने इसको हीलियम 2+ में कन्वर्ट कर दिया तो ये वाली जो चीज़ है इसके पास ये 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और आजू बाजू ऑर्बिट में कुछ भी नहीं है, ऑर्बिट खाली है। तो ऐसे केस में राइट नाउ अभी एक चार्ज स्पीशीज बन गई है और ये आप लोगों की पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन के तैयार हो चुकी है, बराबर। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का चार्ज कितना है, तो ऑब्वियसली चार्ज जो होगा अल्फा पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होगा। तो अभी मान लेते हैं कि हम लोग अभी के लिए फ़िलहाल अब से ये मान कर चलेंगे कि हम लोग चार्ज को इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेट चार्ज को हम जिस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं वो आप लोगों का है ई। वैसे तुम क्यू से भी कर सकते हो बट मैंने ई से किया है। यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल विल बी ट्वाइस ऑफ ई करके, बराबर। इसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि 1 प्रोटॉन पे अगर ई है तो 2 प्रोटॉन पे 2 होगा। अब एक बात याद रखना, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम। दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं बट आपके साइन वाइज अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे हम लोग नेगेटिव लेते हैं करके, बस सिर्फ आपके साइन का डिफरेंस है। बट जब हम लोग ये अभी जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पकड़कर या क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, वहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी ये बात याद रखना करके मतलब माइनस साइन नहीं लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, बराबर। सो वी जस्ट टॉक्ड किसके बारे में, हम लोगों ने जस्ट अभी अभी बातचीत की आप लोगों के चार्जेस के बारे में। चलो ठीक है, चार्ज के बारे में भी अब हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इस एक्सपेरिमेंट में से ये आप लोगों का एक लेड का बॉक्स था, जिस लेड के बॉक्स के अंदर में से क्या हो रहे थे, आप लोगों के अल्फा पार्टिकल्स निकल के जा रहे थे। तो लेट से ये आप लोगों के अल्फा पार्टिकल्स निकल कर जा रहे हैं, ये इनका डायरेक्शन है इनके मूवमेंट का। अब ऑब्वियस है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे तो ज़रूर, है ना। ये अल्फा पार्टिकल्स आप लोग कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे तो ज़रूर। तो लेट्स से वहाँ पे हमने गोल्ड की फॉइल ली थी। अब मुझे गोल्ड की फॉइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उस गोल्ड की फॉइल के अंदर रहने वाले एटम में, ठीक है। मुझे किस में इंटरेस्ट है, उस गोल्ड के एटम में। सिंस वी नो दैट करके कि हम गोल्ड के एटम की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड के एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में आप लोगों के कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। गोल्ड की जगह आप कोई दूसरी फॉइल भी यूज़ कर सकते थे और हर फॉइल के एटम के अंदर में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने को मिलते हैं और आपको क्या देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इग्नोरिंग द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को इग्नोर कर रही हूँ, अभी समझाऊंगी क्यों मैं इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को इग्नोर कर रही हूँ। बट जो छोटी स्टैंडर्ड्स होती हैं, छोटी स्टैंडर्ड में हम लोग ये सीखते हैं कि आप लोगों का जो एटॉमिक नंबर होता है, एक न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चाहे अब आपका एटम चार्ज हो कि न्यूट्रल हो, वैसे तो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमेशा इक्वल नहीं होता अगर चार्ज के बदले अगर चार्ज होता है। अभी जो मान लेते हैं आपका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी को अपना एक न्यूक्लियस समझ लो। ये कौन है, आप लोगों का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर में मान लेते हैं एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो वैसे भी चार्जलेस स्पीशीज है, न्यूट्रॉन के बारे में क्या बात करना। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, चार्ज और न्यूक्लियस आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, तो तुम बोलोगे कि क्या उसमें दिक्कत है, एक ही प्रोटॉन है, तो जितना एक प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही करके आप लोगों का करके ये चार्ज उस न्यूक्लियस का हो जाएगा। तो उसको मैं कहूँगी 1 × E। मैंने 1 × E क्यों कहा, क्योंकि E को हम लोगों ने क्या कहा है करके, चार्ज को हम डिनोट करेंगे E से। अब मान लेते हैं, अगर मैं तुमसे कहती कि मान लेते हैं ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर लेट से 10 प्रोटॉन है
और मैं तुमसे अगर कहूँगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है ये बताओ, तो क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होंगे बट न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस स्पीशीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, तो इस हिसाब से आप लोगों के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ ई, ये निकल के आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ई। अब तुम खुद सोचो कि मान लेते हैं कोई आप लोगों के पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, जेड आपके एटॉमिक नंबर को डिनोट करने का करके सिंबल है। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर जेड है तो ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहे होंगे, जेड रहे होंगे। तो अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है और तुमसे अगर कोई पूछे कि ऐसी सिचुएशन में उस न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई बाय ए प्रोटॉन का चार्ज, जेड ई। ये वाला काम मुझे अभी आगे यूज आएगा। आगे जिन जिन चीज़ों को यूज आने वाला है मैं पहले ही बताते जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो करके कि ये टॉपिक यहाँ पे आप कैसे प्रकट हुआ। ठीक है, सो ये टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है जो हमें सीखना है कि आप लोगों के पास जो चार्ज होता है, ठीक है, लेट से आप लोगों के पास, पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट का। मान लेते हैं वी नो दैट कि आप लोगों के लाइक पोल्स मैग्नेट में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। आप लोगों के जो अनलाइक पोल्स हैं लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में किए भी हो, तो जस्ट इनमें चार्ज में भी देखो ऐसा होता है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी करके दूंगी कि ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल के लिए इसको जानो कि अगर आपके पास लेट से सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, लेट से आप लोगों के पास क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं। अब सिमिलर चार्जेस का मतलब लेट से ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों के पास कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ चुका है कि आपके पास एडजेसेंट में दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हों। तो आपके जो सिमिलर चार्जेस होते हैं अगर आप उनको अपने सामने रख दोगे तो ये चीज़ हमेशा आपके क्या कहलाएगी, अनस्टेबल सिस्टम कह बनाएगी। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा करके आपका अनस्टेबल होगा, और वहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी उन दोनों के बीच में होगा ही नहीं, उनके बीच में हमेशा क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, पास मतलब वो, क्योंकि जब आप उन चार्जेस को पास लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि उनको अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, अनस्टेबिलिटी वो नहीं चाहते। अब अनस्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है इसके बारे में भी सुनते हैं थोड़ा देर बाद। लेकिन अगर आपके पास लेट से अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन बना के रखा है कि आपके पास लेट से एक पॉजिटिव चार्ज है और लेट से आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में फिर अगर आप उन दोनों चार्जेस को क्लोज लाओगे तो वो दोनों चार्जेस जब क्लोज आएंगे तो वो चीज़ सिस्टम आपका स्टेबल कहलाएगा, और वहाँ पे आप लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, बराबर। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि फोर्स एक्चुअल में आपके पास दो टाइप का होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। बट अभी जैसे मैंने बताया कि अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ से पढ़ रहे हो और तुम्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने को कहा जाए तो तुम वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या लोगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड अगर जाने को कहा जाए तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे नेगेटिव। वैसे ही फिजिक्स में जो आपका लेंसेज मिरर वाला पार्ट होता है उसमें भी आप साइन कन्वेंशन लेते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ये ले लेना वो ले लेना, उतना तो मुझे याद नहीं है करके चीज़ें, बट ऐसी कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। तो जो प्लस माइनस वहाँ पे लिखा होता है वो प्लस माइनस क्या होता है, दे आर जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ आपका साइन कन्वेंशन। जैसे कभी भी आपका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, जैसे अगर मैं कहूँगी कि अरे यार इसकी एक्स की वैल्यू ओरिजिन से -3 आ रही है तो बताओ 0 और -3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि उनके बीच का डिस्टेंस -3 है, तुम बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू 3, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यू ऑलवेज टेक इट मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली आपका जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और आपका ये रिपल्सिव फोर्स भी होता है। कभी अगर कैलकुलेशन करते करते फोर्स की वैल्यू लेट से निगेटिव निकल कर आई तो वहाँ पे जो ये निगेटिव साइन है ये सिर्फ और सिर्फ किस बात को इम्प्लाई करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को इम्प्लाई करेगा कि वहाँ पे उन दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में रिपल्शन हो रहा है करके, और इतनी क्वांटिटी में रिपल्शन हो रहा है। वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये शो करेगी कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में रिपल्शन हो रहा है, इतने फोर्स से रिपल्शन हो रहा है, और नेगेटिव साइन इस चीज़ को बताएगा कि वहाँ रिपल्शन हो रहा है। और अगर वैल्यू फोर्स की निकल के आई पॉजिटिव तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बराबर। बट हम लोग मतलब फोर्स का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी प्रकार के फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कभी भी वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डालकर सॉल्व नहीं करते, हम उसका मैग्नीट्यूड लेके करते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, जब तुम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे
तो अगर आपके पास लेट से दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपके पास Q1 और मान लेते हैं आपके पास ये दूसरा चार्ज है Q2, दोनों चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस है मान लेते हैं R, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस कितना है R। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है करके, ठीक है, दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो कितना है, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है करके कि 1/4 पाई एप्लाइसन नॉट, और यहाँ पे आता है Q1 Q2 और अपॉन में आ जाता है करके आप लोगों का क्या R², जहाँ पे हम लोग अभी ये जो आपका 1/4 पाई, 4 इज कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट एंड एप्लाइसन नॉट ये भी आपका एक कॉन्स्टेंट ही है, सो वी विल कंसिडर दैट वैल्यू एज अ के। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा F इक्वल टू Q1 K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R²। सो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है। अब ये हो गया हम लोगों का अभी नोट्स का पहले नेक्स्ट पॉइंट। अब एक और पॉइंट पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, वो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी, राइट, वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। 10th तक तुम चीज़ें कैसे पढ़ते आ रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को कह रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी वही k टाइम्स, जो k ऊपर था ना, वह हमने यहाँ पे क्या किया था, आपका जो 1/4 पाई एप्लाइसन नॉट है उसको हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, आप लोगों का k अज्यूम कर लिया है। सो वही सेम k आप लोगों को नीचे भी यूज़ करना है, मतलब ऊपर का k और नीचे का k कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वो चीज़ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको एक चार्ज और दूसरे चार्ज के मतलब कैलकुलेट करनी है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आप लोगों की क्या कहते हैं, जिससे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ करके कि के क्या है, कि वो होता है आपका Q1 Q2 और अपॉन में R, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हमें कुछ आप लोगों के केसेस बनाने हैं, कुछ केसेस बना के हम लोग कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे। जैसे इमेजिन इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मैंने Q1 और Q2 लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय Q1 एंड व्हाट डू यू मीन बाय Q2? आपको क्या लगता है Q1 कौन है और Q2 कौन है? Q1 एंड Q2 आर चार्जेस। अब कॉम्बिनेशन सेट करो, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, केस नंबर 1 के अगर बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का Q1 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हो सकता है प्रोटॉन हो, ठीक है, हो सकता है कोई अल्फा पार्टिकल हो, कुछ भी हो, और इवन Q2 भी आप लोगों का मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो देयरफॉर जो तुम्हारे पास Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मान लेते हैं ये Q1 और Q2 के बीच का जो ये डिस्टेंस है, मान लो ये Q1 रखा है और मान लेते हैं आपका Q2 रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस है आप लोगों का R। अब एक काम करो, इन दोनों Q1 और Q2 को एक दूसरे के क्लोज लाओ, मतलब आप डिस्टेंस को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, आप वहाँ पे R की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो। अब खुद लॉजिकली सोचो, इस फॉर्मूले को देखकर क्या समझ में आता है, इस फॉर्मूले को देख के साफ सा समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का आपके डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स का। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहते हो तो आपको R को घटाना होगा, बट यहाँ तो तुम उल्टा काम कर रहे हो, यहाँ पे तुम डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली उसके इन्वर्स में चलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक बात तुम हमेशा गार्ड मान लो अपनी केमिस्ट्री के इसमें कि अगर कभी भी किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं हो रहा है, वो सिस्टम आप लोगों का अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब आप दो लाइक पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप क्लोज लेकर आते हो तो क्लोज लेकर आने से आप लोगों का जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी के तरफ नहीं बल्कि वो आप लोगों का अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और कोई भी चीज़, वैसे तो ये सारी बातचीत आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी सीखोगे, बट फिलहाल यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कोई वास्ता नहीं है करके, लेकिन ये सारी चीज़ें करके जो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी को घटा रही हैं, ये चीज़ें बेकार हैं, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं ना अच्छी रहें। अब हम लोग केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 में देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट्स से कि केस नंबर 2 में हम लोगों के पास जो Q1 है वो मैंने नेगेटिव रख लिया और जो मेरे पास Q2 है वो भी मैंने क्या रख लिया, नेगेटिव रख लिया। तो देयरफॉर आपका जो Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 आया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ऑब्वियसली वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा।
तो अगेन मैं देखो यहाँ पे वही सेम काम कर रही हूँ कि अगर मैं आर को घटाऊंगी तो मेरे आर को घटाने की वजह से यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा करके इंक्रीज होगा, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि अगर आप दो निगेटिव चार्जेस को भी एक दूसरे के क्लोज लाते हो, उनका डिस्टेंस घटाते हो, तो ये बताता है कि वो चीज़ भी क्या है, आप लोगों की अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन अब आ जाओ केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में हम दो अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लाएंगे, ठीक है। मतलब लेट्स से Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आप लोगों का निगेटिव है, सो देयरफॉर जो Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 होगा वो क्या निकल के आएगा, तुम लोगों का निगेटिव क्वांटिटी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है, K है। K एक प्रकार का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी। R क्या है, एक डिस्टेंस है, यानी कि K और R विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैं केस नंबर 3 ले रही हूँ, केस नंबर 3 में क्योंकि मेरे पास अपोजिट चार्जेस है तो देयरफॉर यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का साइन आएगा वो भी कितना आएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़ ही अपने काम की है, बाकी के ऊपर का प्रवचन कोई काम का नहीं है। अगर तुमने अभी उन दोनों चार्जेस को क्लोज लाने की कोशिश की, यानी कि Q1 और Q2 को तुम अगर क्लोज लेकर आए हो और ऐसे केस में अगर उनके बीच का मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस घटा रहे हो, तो डिस्टेंस घटाने से अब देखना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कई लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऊपर में आपने बोला है करके कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बट नीचे आप बोल रहे हो करके पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, बिकॉज अब पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या लग गया है, माइनस लग गया है। यानी कि जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल देती हूँ कि पहले पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन आर की वैल्यू के लिए -2 थी, और अगर आपने अब डिस्टेंस कम कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कायदे से बढ़ गई, लेट्स से 3 हो गई। बट 3 है तो लेकिन उसके सामने माइनस भी तो है, और मैथमेटिकली -3 आपके -2 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि आर को जब आप घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या होगी, घटेगी, ना कि बढ़ेगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी घट रही है तो इसका मतलब सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी का और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। तो इससे हम लोगों को एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता चल गई कि व्हेन यू ब्रिंग टू लाइक चार्जेस नियर टू ईच अदर देन इट विल कॉज अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, जो भी तुम बोलो ग्रामेटिकली। बट अगर तुम दो अनलाइक चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हो देन इट विल क्रिएट स्टेबिलिटी, ठीक है। वो आप लोगों की क्या क्रिएट करेगी, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। ये बात तुम याद रखना, वो क्या चीज़ क्रिएट करेगी, स्टेबिलिटी। वो दोनों अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे क्योंकि वो चीज़ को स्टेबल बना रही है ना। अच्छा, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्या, वो ये है कि मान लेते हैं कि आपका एक पार्टिकल है, ये आप लोगों का लेट से एक पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। अच्छा 2 मिनट, पेंसिल की पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, उनको चेक कर लें दो। ठीक है, 1 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए, ठीक है, ताकि तुम लोगों का ये वाला पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए हम लोगों का। ठीक है, इतना सफिशिएंट है फिर हम लोगों के लिए अभी। तो इमेजिन करते हैं आप लोगों के पास एक चार्ज है, ठीक है, आपने उस चार्ज को एक पोटेंशियल फील्ड में रखा है। ये सब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे करके। तो अभी इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट से आप लोगों के पास ये चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू है Q। इस Q को आपने एक फील्ड में रखा है जिस फील्ड का पोटेंशियल है V, ठीक है, इस फील्ड का पोटेंशियल कितना है V। तो अगर आप उस चार्ज को उस V पोटेंशियल में रखोगे तो उस चार्ज को एक पोटेंशियल एनर्जी फील होगी। जैसे आप अगर एक बॉडी को एक अर्थ सरफेस से या फिर आपके रेफरेंस सरफेस से अगर आप एक सर्टेन हाइट पे रखते हो
तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वैसे अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक पोटेंशियल वी में रखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक आपका पोटेंशियल एनर्जी बनेगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज Q मल्टीप्लाई बाई V। ये कैसे आया, ये आपके फिजिक्स का पार्ट है, ये आप लोगों को फिजिक्स में सीखना होगा 12th स्टैंडर्ड में। हम लोग अभी केमिस्ट्री में इस चीज़ को अभी क्या करेंगे, बस डायरेक्टली अप्लाई करेंगे करके, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये वाली चीज़ें मुझे समझ में आ गई। मैं अभी कर क्या रही हूँ, मैं एक्चुअल में आप लोगों का सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ कि जब मुझे अभी डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच का जो मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, उस फॉर्मूले के लिए मैं तुम्हें सारी की सारी बातचीत बता रही हूँ कि देखो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी, उस वक्त क्या कि मैं तुम्हें डायरेक्टली समझा सकूँ कि देखो ये चीज़ ऐसे आई। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नामक ये टॉपिक आपका है क्या, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, या आखिर ये चीज़ है क्या करके। तो अभी एक चीज़ देखते हैं कि जब आपके रुदरफोर्ड ने वो जो आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ, तो हुआ क्या था करके कि जब वो गोल्ड फॉइल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये इमेजिन करते हैं कि लेट्स से हम लोगों का एक एटम है, ये आप लोगों का एक एटम है। इस एटम में उसकी स्टेटमेंट क्या थी अकॉर्डिंग टू, अगर मैं रुदरफोर्ड के चलूँ तो कि इसके सेंटर में आप लोगों का न्यूक्लियस होता है करके, बराबर, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अभी हम लोग एटम के बाहर जो उसके एटम के बाहर के न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर दूं, बराबर, तो मैं इमेजिन करूँ कि जस्ट मेरे पास एक न्यूक्लियस ही है। तो एज वी नो कि आप लोगों के पास ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो आपके न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो जब इस डायरेक्शन से आप लोगों का क्या होगा करके, यहाँ पे इस डायरेक्शन से एक अल्फा पार्टिकल उसे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो तुम्हें ये तो पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। अब यहाँ पे टोटल 3 केसेस अराइज होते हैं, या तो आप लोगों की वो चीज़ एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, स्ट्रेट चली हुई चीज़ के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि कुछ आपकी अल्फा पार्टिकल्स की रेस स्मॉल एंगल से या फिर लार्ज एंगल से बोलो डेविएट हो जाएंगी, तो उनके लिए भी अल्फा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला टॉपिक नहीं है। हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उस केस के लिए पढ़ रहे हैं जब आपका अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करते हुए आगे आ रहा था और उस अल्फा पार्टिकल जो कि ट्रैवल करते हुए आगे आ रहा है, उस अल्फा पार्टिकल को एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील हुआ और जिस रिपल्शन की वजह से वो 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गया। मतलब जिस पाथ से वो आया था यू टर्न लेकर, उसी पाथ को वो वापस ट्रैवल करते हुए पीछे चला गया, राइट। ये हमने देखा था कि अगर आप 20,000 करके रेज लोगे तो उसमें से एक रे ऐसा काम करेगी कि जिस पाथ से वो आगे आ रहा है उसी पाथ से वो आगे आता जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, कुछ होगा और उसके बाद वो यू टर्न लेके ऐसे वापस चला जाएगा। तो तुम एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कभी भी आपकी वो वाली जो अल्फा रे है 20,000 में से वो जो आपकी एक अल्फा रे है वो कभी भी याद रखना न्यूक्लियस को टच नहीं करती है, ठीक है। वो आपकी जो अल्फा रे है वो कभी भी न्यूक्लियस को टच नहीं करती। ये जो तुम्हें गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस के बीच तक का ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गई ही नहीं, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस टर्न होकर आ गई करके, ठीक है। मान लेते हैं तुम कोई शैतानी करने के लिए कहीं कोई प्लान बना के, प्रैंक प्लान बना के कहीं ट्रैवल करते हुए जा रहे हो और दूर से ही तुम किसी एक ऐसे इंसान को देख लेते हो करके कि जो तुम्हारा पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है, साथ ही साथ में तुम्हारी भी, तो तुम वहीं से सीधा यूटर्न ले लोगे, चलो आज के लिए ये प्लान कैंसिल। तो वैसी वो अल्फा रे उस न्यूक्लियस को टच करके नहीं आती है। अभी तक हमने कैसे पढ़ा था कि ज़रूर आपकी वो अल्फा रे न्यूक्लियस से टकराई होगी, तो बेसिकली अल्फा रे न्यूक्लियस से टकराती ही नहीं है, वो कुछ दूरी से ही अपना रास्ता बदल लेती, देख लेती है अरे दूर से ही खतरा है, चलो वापस। क्यों उसने अपना रास्ता बदला, पहला रीज़न। तो तुम यहाँ पे देखो कि वो जिसके पास जा रही है वो पॉजिटिव है, वो खुद पॉजिटिव है, और अभी अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है कि व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस आर अप्रोचिंग ईच अदर देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इन ऑर्डर स्टेबिलिटी अगर घट रही है, कम होती जा रही है, तो अपनी स्टेबिलिटी को कम और नहीं होने देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं बाबा इतना ज़्यादा मैं नीचे नहीं गिरूंगा, वहाँ से रिटर्न ले लो करके, तो अपनी स्टेबिलिटी को और फर्दर वो नीचे नहीं गिराती, वो आप लोगों का क्या हो जाता है करके रिटर्न हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है
जिस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से उसने वापस लिया, तो ये डिस्टेंस है जो वो आगे नहीं गई, इससे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बराबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इस पॉइंट को इस चीज़ को हम लोग आर नॉट करके इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि आर नॉट बेसिकली आप लोगों का क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो अगर किसने तुमसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो तुम वहाँ पे उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपके न्यूक्लियस और अल्फा रे के बीच के मतलब अल्फा रे ने जो आखिरी पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस पॉइंट और आपके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। उस पॉइंट को मतलब उस डिस्टेंस के मतलब आगे वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है, बस खत्म हो गया। तो मान लेते हैं अगर ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेट से 10 मीटर है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, और मान लेते हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ वो आपके मान लेते हैं 7 मीटर तक ट्रैवल कर पाई, तो ये जो बचा हुआ 3 मीटर है, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक्चुअली में होता कैसा है, अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी पार्ट और है, इस थ्योरी पार्ट को भी तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पे ये चीज़ कैसी हो रही है करके आप लोगों के पास। वो ये है कि आपका जब पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, तो जब वो न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी और न्यूक्लियस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, आप लोगों की इंक्रीज हो रही होगी। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख के रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, चलो ठीक है हो रही है। लेकिन एक चीज़ तुम याद रखना कि जब आप लोगों का अल्फा रे अप्रोच करता है, किस चीज़ को अप्रोच करता है, आप लोगों के न्यूक्लियस को, तो वहाँ पे कौन कौन से फिनोमेनॉन हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कैसे पता चला, ये देखो ऊपर से पता चला। अब ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी को तो कंजर्व रहना है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी करके, डिक्रीज हो रही होगी करके, घट रही होगी समय के साथ साथ। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से, लेट्स से इस पॉइंट से आपने अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करना शुरू किया, तो जिस पॉइंट से आप अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड करना शुरू करते हो, हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे मान के चलेंगे कि वो पॉइंट आप लोगों के न्यूक्लियस से क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सही में इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट के पास अगर तुम एक लोहे का पार्टिकल रखोगे तो वो लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा, बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अभी मान के चलो कि तुमने मैग्नेट तो रखी है आपके घर के अंदर एक रूम में, और जाके लोहे का पार्टिकल रख दिया है दरवाजे के बाहर गेट के पास, तो क्या अभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा दूर हो गया है कि सच दैट अब वो मैग्नेट उस लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप कैलकुलेट कर सकते हो क्यों, बट उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब वैलिड ही नहीं है, लगीच नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर हो चुका है। सो वी कॉल्ड इट एज ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो आपका जहाँ से अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड होना शुरू हुआ, ठीक है, जहाँ से उसकी बोम्बार्डमेंट शुरू हुई, वो बोम्बार्डमेंट आप लोगों का और न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो अगर ये न्यूक्लियस और आप लोगों के वो जहाँ से अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट शुरू हुई है, अगर जस्ट जहाँ से शुरू हुई है, तो मान लेती हूँ कि जस्ट शुरू वाले पॉइंट को मैंने कौन सा पॉइंट मार्क करके रखा है, ए, और मान लेते हैं कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक तो पहुँच नहीं पाएगा, है ना, न्यूक्लियस तक तो टच करके न्यूक्लियस को वापस आ जाना कबड्डी कबड्डी खेलते हुए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आधे रास्ते से ही यहीं से आधा रास्ता मतलब लेट से इस पॉइंट से वो वापस आ गया, ये जो आप लोगों का पॉइंट दिख रहा है ना करके, इस पॉइंट से ये वापस आ गया, ये बी पॉइंट से वापस आ गया, और ये जो आप लोगों का डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस बी पॉइंट से लेके इस न्यूक्लियस तक की बाउंड्री तक का, ये कहलाता है आर नॉट, ये होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो जब आप लोगों का अल्फा पार्टिकल इस ए पॉइंट से बोम्बार्ड हुआ था, तो सिचुएशन क्या थी वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास एट ए कौन सी सिचुएशन थी। तो एट ए जब उसकी बोम्बार्डमेंट जस्ट शुरू हुई है, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी थी 0 और उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी आपकी मैक्सिमम लेट से 12 mv²,
ठीक है, अब यहाँ पे v क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ आपने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया है, और m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कर रहे हो। अब लेकिन जब तुम b पॉइंट पे गए, b पॉइंट से तुम आगे क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी क्या हो गई करके, ज़ीरो हो गई, इसीलिए आप आगे ट्रैवल नहीं कर पाए करके। और यानी कि बी पॉइंट कैसा पॉइंट है, बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट पे जहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यानी कि एक पॉइंट जिसके आगे अल्फा पार्टिकल नहीं जा पा रहा है वो क्या है, वो पॉइंट बी है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। तो यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा करके कि पॉइंट बी की सिचुएशन क्या है, तो पॉइंट बी आप लोगों का ऐसा है कि जहाँ पे आप लोगों की जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, लेकिन आपकी एनर्जी अब वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, अभी उसी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है। एंड स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ करके, कि अगर आपको कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और सामने में आप लोगों का वो कांस्टेंट K बराबर, सॉरी ये तो फोर्स हो गया, ये कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यहीं कहीं तो लिखवाई थी। एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये रहा आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहा बराबर, ये रहता है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पर आप लोगों के पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में कितना R। यहाँ पे R का मतलब क्या है कि उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपके पार्टिकल ने कहाँ तक का रास्ता ट्रैवल किया, ये R है, और पीछे बचा हुआ हिस्सा क्या है, आप लोगों का R0 है, बराबर समझ रहे हो। तो ये R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन जब वो पॉइंट A से B गया होगा, तो जस्ट लाइक यहाँ टॉप पे आज क्लास की स्टार्टिंग में जैसा समझाया कि जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में आया होगा, तो बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स रहे होंगे, तो क्या बीच वाले पॉइंट्स में आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या ज़ीरो हो गई होगी ना। जो आपके बीच वाले पॉइंट्स रहे होंगे, मान लेते हैं यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये बीच में कोई एक पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है आपका सी, तो इस सी पॉइंट पे ना तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हुई होगी, ना तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हुई होगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या रही होगी, वैल्यू आप लोगों की रही होगी, बराबर। तो अभी वो वैल्यू कितनी है वो सब हमें निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, उसके लिए अलग से एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे फालतू के। तो मान लेते हैं कि पॉइंट सी पर उसके पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू तो है, एनी वैल्यू वहाँ पे कोई है, और काइनेटिक एनर्जी की वहाँ पे भी कुछ आप लोगों की सम वैल्यू है, मतलब ज़ीरो तो नहीं हुआ है, कम से कम इतना हमको पता चल गया। अब जैसे क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि वी नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों को क्या ये बात नहीं पता, सॉरी मैं बार बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकलता है मेरे मुंह से, केमिस्ट्री की आदत, फिजिक्स की आदत नहीं है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो हमें ये पता है कि पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी रही होगी, और जो पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी रही होगी, और जो पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी रही होगी, इसके अलावा बीच में अगर कोई दूसरे पॉइंट्स भी हैं, डी ई एफ के आई जे, जो भी, सब में टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है। तो इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं आप लोगों के पॉइंट ए, यानी कि आप लोगों का वो जहाँ से बोmbardment शुरू हुई है, उस पॉइंट से आपकी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू उस पॉइंट पे जहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इन दोनों के बीच की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसी के एडिशन को आप टोटल एनर्जी कहोगे। अगर इनको ऐड कर सके तो ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी है आप लोगों की, हाफ, ठीक है। ए पॉइंट पे कितनी है, ज़ीरो प्लस हाफ m टाइम्स ऑफ अल्फा v का स्क्वायर। और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है, पॉइंट बी पे आते आते तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो काइनेटिक तो बची ही नहीं होगी, पोटेंशियल बचा होगा। तो पोटेंशियल कितना होता है वहाँ पे, k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में कितना R। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है करके, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके करना क्या है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करके, इस टॉपिक को हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ देखनी है करके कि अब ये जो पोटेंशियल है, ये जो आप लोगों के पास पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल यहाँ पे, एक मिनट, मैंने R0 लिखना चाहिए था ना,
यहाँ पे मुझे आर नॉट लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं पोटेंशियल किसकी निकाल रही हूँ, न्यूक्लियस की निकाल रही हूँ ना, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते न्यूक्लियस और उसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे मुझे आर नॉट लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरर कर दी। क्यों एरर कर दी? क्योंकि अभी मेरा अल्फा पार्टिकल ये है और मेरा न्यूक्लियस ये है, तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अभी तो आर नॉट हो चुका है ना करके, क्योंकि उस पॉइंट से वो अब आगे जा नहीं पा रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस आर नॉट, तो यहाँ पे आर नॉट आएगा। अब बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगर तुम्हें आर नॉट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो ये चीज़ तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, ये वहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी गंदी जाएगी बट क्या कर सकते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास K2 टाइम्स ऑफ K, Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ अल्फा और आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब जिस वेलोसिटी के साथ उसका आप बोम्बार्ड कर रहे हो। अब देखो आपको वैल्यूज पुट करने का वक्त आ गया। मान लो कि Q1 आप लोगों का एक अल्फा पार्टिकल है और मान लो कि Q2 आप लोगों का एक न्यूक्लियस है, तो और M क्या है, वैसे वो तो मास ऑफ अल्फा ही है, वो तो मैं लिखी हूँ, बस अब वैल्यू पुट करो। तो जैसा ऊपर सिखाया है उसके अकॉर्डिंगली अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये है देखो यहाँ पे टॉप में मैंने लिख कर दिया था 4 टाइम्स ऑफ E करके, कहाँ चला गया, चलो ये तो दिख गया ना, चार्ज और न्यूक्लियस कितना होता है Z इंटू E, ये तो याद है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू E होता है और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ E बराबर, ये याद आ रहा है, मैंने ऊपर लिखवा के दिया है, इसीलिए ऊपर समझा दिया था कि इस पॉइंट पे मुझे समझाना ना पड़े। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो नीचे में वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वैसे का वैसी। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल के मास को मैं क्या कह सकती हूँ, ये जब स्टार्टिंग में टॉपिक समझाए थे तब तुमसे क्या कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और आपके बाद 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड कुछ दिनों पहले ये प्रवचन भी दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है डेसिमल में, वो भी सेकेंड और थर्ड डेसिमल में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल, सो मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या फिर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों कह सकती हूँ। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को हम मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों का प्रोटॉन न्यूक्लियस में चार्ज उसी केस में आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह। तो ये 2 और ये 4 वाली आपकी कैंसिलेशन आउट हो गया, क्या बचेगा K और फिर बचेगा Z और उसके बाद बचेगा आपके पास E स्क्वायर, E का मतलब होता है चार्ज, और नीचे में बचेगा मास ऑफ कितना प्रोटॉन और यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। बस यही है आप लोगों के डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, और ये तुम लोगों को याद करना है। अब इसी में से छुटपुट से सवाल तुम्हारे पास क्रिएट होकर आ जाएंगे। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जो K है, ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों का K है, K एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे K जो है वो आपका कांस्टेंट है, जो होता है 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन नॉट करके, ये याद रखना है। इसकी तुम फिजिक्स में वैल्यू भी पढ़ोगे कि होती 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलुम का स्क्वायर करके। या फिजिक्स में ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, बट राइट नाउ आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कैसे अभी बता रही हूँ। तो अब देखो K एक आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो Z है, Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। किसका एटॉमिक नंबर है, ऑन विच बोम्बार्डमेंट अकर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बोम्बार्डमेंट किस पे किया था, गोल्ड फॉइल पे किया था, तो वैसे ही यहाँ पर आप बोम्बार्डमेंट किस पे करने वाले हो, लेट से कॉपर पे करोगे, लेट से आयरन पे करोगे, लेट से आप लिथियम पे करोगे। वैसे लिथियम वगैरह हम यूज़ करते नहीं हैं, हम क्या यूज़ करते हैं करके, जो बहुत ही आप लोगों का करके हैवी रहता है। ठीक है, जो आप लोगों का क्या रहता है, बहुत ही हैवी रहता है, हैवी मेटल्स पे हम लोग बोम्बार्डमेंट करते हैं करके बराबर। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग बोम्बार्डमेंट नहीं करने वाले, बट जिस भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट पे बोम्बार्डमेंट करोगे, उस बोम्बार्डमेंट वाले एलिमेंट का आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर करके क्या कर देना, पुट कर देना करके। अब E के बारे में तो तुम जानते ही हो, E क्या है, चार्ज है। किसका चार्ज है, ये चार्ज होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का, बोल दो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज ऑन प्रोटॉन बोल दो, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलुम करके बराबर। ठीक है, ये वाली चीज़, तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे V का मतलब क्या है, V का मतलब होता है आप लोगों की वेलोसिटी। किस चीज़ की वेलोसिटी,
बाय विच अल्फा पार्टिकल्स आर बोम्बार्डेड, जिस वेलोसिटी के साथ आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बोम्बार्ड यानी कि फेंका गया था, अल्फा पार्टिकल्स आर बोम्बार्डेड, ये वो वाली चीज़ है आपके। अच्छा, अब जो नीचे है वो नीचे क्या है, नीचे वाली चीज़ खुद एक कांस्टेंट है, नीचे वाली चीज़ मतलब एक और चीज़ डिनोमिनेटर में क्या बच गई, बोम्बार्डेड। अच्छा, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, बोम्बार्डेड, ठीक है, बोम्बार्डेड, जो भी हो ठीक कर लेना। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे में MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा डेसिमल के आंसर्स में, या फिर अगर क्वेश्चन में आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की वैल्यू भी वहाँ पे डाल सकते हो, अगर दिया है तो। नहीं दिया है तो फिर मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन में से कोई भी एक वैल्यू डाल देना। अब सोचो आपको इनमें से क्या करेगा, K एक कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन एक कांस्टेंट है, चार्ज एक कांस्टेंट है, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट क्या है, एक है आपका Z और दूसरा है आप लोगों की वेलोसिटी, बराबर। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसे मैं ये लिख सकती हूँ R0 इक्वल टू सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद या न्यूमरेटर में Z/V² करके, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक किस चीज़ के, आपके नंबर के, ठीक है। अभी अभी देखो मैंने कुछ देर पहले तुम्हें कुछ एक स्टेटमेंट कहा था कि हम लिथियम जैसे हल्के फुल्के मेटल्स को इस एक्सपेरिमेंट में अप्रोच नहीं करते, तो ये उसका जस्टिफिकेशन है क्यों हम लोग हैवी मेटल्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मेटल हैवी होगा, हैवी इन द सेंस जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उतने अंदर तक वो न्यूक्लियस के घुसने की एबिलिटी रखेगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो R0 है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो ये सादी सी मैथमेटिक्स थी, और तो कुछ है नहीं, जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है ये उससे आया हुआ कंक्लूजन है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में क्या होगा, तुम्हें वैल्यूज़ वगैरह पुट करने, कोई अननोन दे देगा, अब K तो अननोन कर नहीं सकता, E को अननोन कर नहीं सकता, MP को अननोन कर नहीं सकता, R0, Z और V ये तीन आपके पास वेरिएबल है। इन तीन वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल वो दे देगा और एक वेरिएबल आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो ये हो गया बहुत ही स्टैंडर्ड सी मैथमेटिक्स जो ऑलमोस्ट सभी प्राणियों को पता होती है। लेकिन अभी इसी टॉपिक से देखो, एक टॉपिक से, एक कैलकुलेशन से एक और सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो सवाल देखें क्या है, ये आपका पॉइंट A है जहाँ से बोम्बार्डमेंट शुरू हुई, बराबर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यानी कि आप लोगों का हाफ M और ये आ गया V का स्क्वायर, M अल्फा लिख देती हूँ मैं। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी थी, आप लोगों की 0 थी। फिर उसके बाद ये पॉइंट B है, पॉइंट B, इस पॉइंट B को क्रॉस नहीं कर पाया, ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, तो उस पॉइंट B और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम R0 कहते हैं, जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं जा पाया, तो उस पॉइंट और उस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या कहा, R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस पॉइंट B पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0। वेलोसिटी तो देखो 0 होगी ही ना। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि वेलोसिटी क्यों 0 होगी। अरे आप एक रिपल्शन हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, दो पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एज वी डिस्कस वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो, क्योंकि अगर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इंक्रीज होगी तो टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी, और ना ही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है, क्योंकि फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसे केस में फिर आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है। सो अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये भी है कि हम लोग अनस्टेबल हो रहे हैं, तो अनस्टेबिलिटी मतलब आप किसी रिपल्शन फील हो रहा है उसको, आप रिपल्शन के अगेंस्ट जा, मतलब वो नहीं आने देता है आपको, न्यूक्लियस नहीं चाहता है कि अल्फा पार्टिकल पास आए, आप उसका अगेंस्ट काम कर रहे हो। जब भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो आप लोगों का ऑब्वियसली करके कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है करके, है ना। अगर आपकी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट अगर नीचे से ऊपर 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 जा रही है तो पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, बट काइनेटिक उसकी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो वेलोसिटी एक पॉइंट आ गया 0 हो गई, और इस पॉइंट पे B पे पहुंचने पे जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई वहां से वो ले लेता है यू टर्न, चला मैं वापस,
ठीक है। और मान लेते हैं कि इन ए और बी के बीच का मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया सी। मैंने इस ए और बी के बीच का कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया सी। अब इस ए और सी, ये सी कैसा पॉइंट है? ये सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। मान लेते हैं ये सी आप लोगों का कैसा पॉइंट है जहां पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। सो अब काइनेटिक एनर्जी उसके पास कुछ ना कुछ है, इसको मैं V1 कर देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो इसको मेरे को V2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम तो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर इस तरफ मोशन हो रहा है तो आप लोगों की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो वो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, लेट से वो आपका V2 है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों की क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अपॉन में आर। अब व्हाट अबाउट आर? आर हम क्या लेंगे? तो हम न्यूक्लियस और उस अल्फा पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये आपका वो पार्टी पॉइंट सी और ये आप लोगों का न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया है करके, इट बी आर करके। ठीक है, इसको मैं क्या ले लेती हूँ, आर करके मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने आर अभी किसी दूसरे वेरिएबल को नहीं लिया है। तो इसको मैंने लेट से आर ले लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई आप लोगों के पास आर। खत्म। अब मान लो इसमें से वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। लेट से अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों का मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में निकाला लगाया, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, ये चीज़ आ जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ ए कितना है, हाफ टाइम्स ऑफ एम अल्फा और V1 का स्क्वायर, और पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ टाइम्स ऑफ एम अल्फा आपके V2 का स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में कितना R। तो अब तुम ये देखो कि इसमें अब वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी इन द सेंस तुम्हें। ये तो देखो, ये तो एक कांस्टेंट है, इसके बारे में तो भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ पे V1 एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे आपका V2 एक वेरिएबल है और यहाँ पे R एक वेरिएबल है। यहाँ पे R का मतलब क्या है कि पॉइंट C और न्यूक्लियस के बीच का वो डिस्टेंस। तो तुमसे ये पूछ सकता है कि एक पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी V1 के साथ प्रोजेक्ट किया गया और मान लेते पॉइंट सी तक पहुंचते पहुंचते तो उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो V2। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, मान बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो तुमसे ये पूछेगा तो याद रखना वहाँ से आर की वैल्यू निकल के आएगी, डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू ना निकल के आएगी। और आर का मतलब क्या होता है करके, आपके सी और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बराबर आर और किसके बीच का डिस्टेंस, आप लोगों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे केस में हमें अगर ये पता लगाना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मुझको इस ए से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। जो भी इस डिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसमें से आर माइनस कर देना, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पता चल जाएगा। या कल को तुम्हें ये बता देगा कि टोटल में से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, इतनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट हुआ है, तो बताओ उस पॉइंट पे सी पे जब वो पहुंचा तो उसकी किस वेलोसिटी के साथ वो पहुंचा। या फिर तुमसे कुछ भी पूछ सकता है कि उस पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये वाला पार्ट ना भी थोड़ा सा तुम लोगों के फिजिक्स में घुस चुका है। फिजिक्स में जब तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखोगे 11th स्टैंडर्ड में, तो उसमें कैसा है तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेगी कि आपको अलग अलग पॉइंट पे क्या है कुछ कुछ निकालने को बोला जाए। तो ये हम लोगों का आप लोगों का टॉपिक का ख़त्म होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसमें से छोटी छोटी आप लोगों की कैसा टॉपिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम लोगों के पास कल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट शेयर हो जाएगी। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नहीं नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉरी। तो अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक है बहुत ही छुटपुट सा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर हम लोगों को केमिस्ट्री के लेवल पर छोटा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप फिजिक्स में भी सीखोगे, फिजिक्स में ग्राफ वगैरह सीखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह क्या क्या सीखोगे, बट केमिस्ट्री में हम उतना नहीं सीखेंगे। केमिस्ट्री हम बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीखेंगे आपके उसके बारे में। आप इसमें एक इन्फॉर्मेशन देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो, वो ये है कि आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज का भंडार अथार है। यानी कि अगर हम लोग डिटेल केमिस्ट्री पढ़ने जाएं तो एक इंसान शायद मर भी जाए और बूढ़ा होके होते वो पूरा नहीं पढ़ सकता। अगर मैं
मान लेते हैं मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर जब आप लेट से पीएचडी करते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक कर लेते हो कि मैं रिसर्च करूँगा या करूँगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर, या फिर फार्मास्यूटिकल पे, या पॉलीमर पे, या सॉलिड स्टेट पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। आप अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो, फिर आप उस टॉपिक के डेप्थ में जाते हो। डेप्थ में भी जो किताबों में ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ते हो, उससे कुछ कुछ चीज़ें अपनी निकालते हो छोटे मोटे वेरिएशंस करके, या फिर बहुत अच्छा दिमाग रखते हो तो कुछ और अच्छा यूनिक निकाल लेते हो। बट यू कैनॉट कवर ऑल दी टॉपिक्स, राइट। हर चीज़ की नॉलेज आपके पास रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड हर चीज़ की नॉलेज रख पाना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है। यू आर नॉट अ लाइब्रेरी, आप एक लाइब्रेरी नहीं हो, आप एक कोई जनरल नहीं हो, ना ही आप विकीपीडिया या गूगल हो। और 12th स्टैंडर्ड में इतने लार्ज इंफॉर्मेशन की आपको नीड ही नहीं है। जैसे अभी मान लेते हैं ये रुदरफोर्ड वगैरह का ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो तुमने पढ़ा, ये सिर्फ इसीलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग मैथ्स वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको पढ़ लिया। बट इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जो पढ़ना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपके हर फिजिकल डेरिवेशन का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, कोई ना कोई उसकी इम्पोर्टेंस होती है। उस इम्पोर्टेंस के मतलब उसकी वजह से हम लोग कुछ और भी आप लोगों का क्या करते आगे चीज़ें निकालते हैं करके, बराबर। तो वैसे ही आप इस टॉपिक को अगर ढूंढोगे कि अच्छा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ये क्या है, वो क्या, आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। बट उसकी नीड नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आपको कोई भी नीड नहीं है। अलग अलग हो सकता है साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थेरीज के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रपोज की हो, आपके इस मतलब एटॉमिक कुछ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, बट उनकी आपको 12th में नीड नहीं है। तो जो चीज़ों की, जिन टॉपिक्स की 12th में नीड नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि उन टॉपिक्स को हमें नहीं टच करना है। क्यों नहीं टच करना है? क्योंकि टच अगर कर भी लोगे तो तुम्हारे क्या काम का है। अगर रियली में तुम्हें उस टॉपिक के डिटेल में जाना है, सो आफ्टर 12th आप साइंस सब्जेक्ट लो, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मत लो। और साइंस सब्जेक्ट को लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई करो, फिर पीजी करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, किताबें पढ़ो, आपको मिलेगा। बट राइट नाउ 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में आपको उसकी नीड नहीं है। तो जो चीज़ों की नीड नहीं है उसका एक्स्ट्रा गार्बेज आप अपने दिमाग में भरकर सिर्फ क्या करोगे, जो कहाँ चीज़ें आपके काम की है उसे इग्नोर करोगे। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि अरे इससे तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, स्टिल हमारा डाउट तो क्लियर हुआ ही नहीं। तो डाउट्स आपके क्लियर भी नहीं हो सकते। जब आप क्या करोगे, पीजी का पढ़ोगे, तो पीजी में आपको लगेगा कि अरे यार इतने सारे डाउट क्लियर करते करते मैं यहाँ वाले टॉपिक तक पहुँचा, अब ये वाले टॉपिक में भी डाउट आ रहा है। डाउट ही तो नए टॉपिक की डिस्कवरी क्रिएट करती है, और इस डाउट से ही तो नए टॉपिक्स निकल के आते हैं, क्वेश्चन से ही तो नए टॉपिक्स निकल के आते हैं। सो देयरफॉर अपने ज्ञान की सीमाओं पे लिमिटेशन लगाओ, टॉपिक के कवरेज को समझो कि ये हमारी सीमा है, हमें सीमा के अंदर रहना है, उसके आगे मत जाओ। उसके आगे जाने से नुकसान तुम्हारा है, मेरा नुकसान नहीं है, आपके काम का टॉपिक नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो रियली 12th के बाद साइंस ऑप्ट करो, साइंस में रिसर्च करो, साइंस की पढ़ाई करो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। जब तुम छोटे थे आपको ऐसा लगता था करके कि गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी भी चल रही है, हमारी बॉडी भी चल रही है, फिर पता नहीं न्यूटन ने क्या क्या बोला है करके, सूडो फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाप रे क्या क्या आता है फिजिक्स में। तो ये जो चीज़ें हैं आपको 9th में तो नहीं पता थी, 10th में तो पता नहीं थी, 11th में अब पता चलेंगी। और इवन जब तुम 11th की फिजिक्स पढ़ते हो तो तुम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो। यू इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, यू इग्नोर द वेट ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड, ठीक है। एक बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, बट रियलिटी में तो हम इग्नोर नहीं करते होंगे, रियलिटी में हम उनको कंसिडर करते होंगे। सो यू आर नॉट स्टडिंग रियलिटी, यू आर जस्ट स्टडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स। तो अपने बेसिक कंसेप्ट्स को ग्रास्प करो, उसमें कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आगे उस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये सब नहीं, क्योंकि आपके काम का नहीं है। गूगल में इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सही में इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री में है भी, बट वो आपके कोई काम की नहीं है। सो जस्ट उनको इग्नोर करो, और जो आपका सिलेबस का है, जो आपके काम का है, उस पर ध्यान दो करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। एक बार डेरिवेशन तुम खुद करके भी देख लेना। एंड इसमें जो मैंने फॉर्मुलेस वगैरह यूज़ किए हैं, लेट से पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के, ये सारे फॉर्मुलेस कहाँ से आए, कैसे आए, तो ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ